देखिए चलिए, अ, देखो कुछ ये फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा? अ, तो देखो क्वेश्चन है कि फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। ये एक हमें फंक्शन दे रखा है डेफ चेंज। ये फंक्शन है, ठीक है। और ये फंक्शन के हमारे आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं हमें। तो P एंड Q आर द आर्ग्यूमेंट्स। Q जो है ये एक हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। अब हमने क्या किया, देखो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद हम सीधा आएंगे इस वाली लाइन पे, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये हमारी फंक्शन बॉडी है। ये स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होती हैं जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी ये एस वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो दैट मीन्स आर एक वेरिएबल बन जाएगा जिसकी वैल्यू 150 आ जाएगी, एस एक वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू 100 हो जाएगी। फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो इसमें लिखा है आर इज इक्वल टू चेंज आर कॉमा एस। तो अब हमने फंक्शन कॉल किया है, तो जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो ये वापस फिर से ये स्टेटमेंट वापस फिर से यहां पे आएगा, इस पे आएगा, ठीक है। अब फंक्शन में जितने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उतनी वैल्यू हमें पास करनी होती है। तो चेंज फंक्शन में कितने आर्ग्यूमेंट्स बने हुए थे? पी और क्यू, दो आर्ग्यूमेंट्स थे। तो दैट मीन्स जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो दो वैल्यूज हम उसमें पास करेंगे। तो जैसे हम पास कर रहे हैं आर और एस, आर की वैल्यू 150 है और एस की वैल्यू 100 है। तो दैट मीन्स ये पी में वैल्यू पास ऑन होगी 150 और क्यू में वैल्यू पास ऑन होगी एस की, दैट इज 100, ठीक है। तो इस तरीके से पी और क्यू हमारे वेरिएबल्स बन गए हैं। अब हम फंक्शन के जब हम फंक्शन के हेडर पे आए उसके बाद हम अब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट p इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो p इज 150 प्लस q इज 100। तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 250। और ये 250 असाइन होगा वापस किसमें? p में, क्योंकि p इज इक्वल, ये p इज इक्वल टू है ना, तो p अपडेट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। सिमिलरली q is equals to p minus q. What is p right now? It becomes 250 minus q is 100. तो q कितना हो गया? 250 minus 100 is 150. तो that means q also updated its value, that is it become 150, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। आउटपुट में आप वही स्टेटमेंट दिखाएंगे जो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो जैसे बोल रहा है प्रिंट p कॉमा हैश कॉमा q, p इज 250 हैश, ठीक है। और फिर से q की वैल्यू आएगी तो ये 150 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। ये एक स्पेसेस भी आएंगे क्योंकि हमें पता है कॉमा बाय डिफॉल्ट स्पेस देता है ना। तो ये 250 हैश 150 ये हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रिंट स्टेटमेंट का। उसके बाद फिर ये रिटर्न p स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब ये रिटर्न p, तो मतलब p की वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो p कितना, p की वैल्यू, p कितना था? 250 था। ये वैल्यू रिटर्न होके कहां पे आएगी? ये वैल्यू आएगी जहां से कॉलिंग हुई थी। तो मतलब ये वापस इसी जगह पे आएगी वैल्यू। तो इस स्टेटमेंट की जगह, इस पूरी स्टेटमेंट की जगह क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ p, दैट इज 250, एंड दिस 250 इज असाइंड टू r, तो दैट इज r बिकम 250, ठीक है। r हमारा क्या हो गया? अपडेट हो गया। अच्छा अब इसके बाद r अपडेट हो गया, ठीक है। फिर से हम प्रिंट कर रहे हैं। अब प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट r, आर कितना है? अच्छा एक चीज और, यहां पे हमने एंड को ओवरराइट नहीं किया है। तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है? प्रिंटिंग करता है, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले आता है ना। तो जब अब ये इस लाइन की जब प्रिंटिंग होगी तो ये नेक्स्ट लाइन पे प्रिंटिंग करेगा। तो दैट इज आर इज 250 हैश और एस इज स्टिल 100, ठीक है। बस उसके बाद फिर से हमने एस फंक्शन कॉल किया है। अब हम वापस फिर से अगेन, अब क्या होगा? फिर से एक मिनट, ये हटा देता हूं मैं। अब इस बार समझिएगा क्या होगा। अब हमने चेंज एस को फिर से कॉल किया। एस की वैल्यू क्या है? राइट नाउ इट इज 100, एस इज 100। तो जैसे कि चेंज में दो आर्ग्यूमेंट्स डिफाइंड हैं, बहुत ध्यान से सुनना बात को। चेंज में दो आर्ग्यूमेंट डिफाइंड है, पी और क्यू।
क्यू हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, तो अगर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आ जाता है तो अब ये हमारे पास मतलब ऑप्शन हो जाता है कि हम उसके लिए वैल्यू सेंड करें या नहीं भी कर सकते हम उसके लिए वैल्यू, ठीक है ना। तो दैट मीन्स एस अपनी वैल्यू कॉपी कराएगा पी में, तो पी में आ जाएगा 100, और क्यू के लिए हमने कोई वैल्यू सेंड नहीं करी है, तो क्यू कितना हो जाएगा, क्यू हमारा 30 हो जाएगा। तो दैट इज पी इस बार 100 है और क्यू इस बार 30 है, ठीक है। फिर से वही कैलकुलेशन होगी, P में P प्लस Q होगा 100 प्लस 30, P विल बिकम 130, फिर P माइनस Q 130 माइनस 30, तो Q विल बिकम 100, ठीक है। फिर से प्रिंटिंग होगी, तो P कितना है 130 हैश और Q इज 100, वापस ये P को रिटर्न करेगा, जहां से कॉलिंग आई थी वहीं आएंगे हम, इस लाइन की जगह पे टोटल पूरा क्या आ जाएगा हमारा, P की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 150 130, तो S में कितनी वैल्यू आ जाएगी 130 आ जाएगी, ठीक है। बट अब इसके बाद हमने कोई प्रिंटिंग नहीं करी है, तो बस दिस इज द आंसर, ये 3 लाइंस आउटपुट में आएंगी, ठीक है। देखिए एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चन ये भी बात पूछ सकता है कि ये बेसिकली P हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है ना। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, इनकी क्या किस तरीके से हम इसको लिखते हैं, तो एक बात ये हमेशा ध्यान रखना कि जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैंने लिखा चेंज P इज इक्वल टू 10 कॉमा Q, चेंज P इज इक्वल्स टू 10, Q इज इक्वल्स टू 20, फिर हमने लिखा चेंज P कॉमा Q, ठीक है। और बस सपोज हमने ये चीज, या एक और लिख लेते हैं, चेंज P कॉमा Q इज इक्वल्स टू लेट्स से 20, तो वो ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से बताइए कौन सी स्टेटमेंट, मतलब कौन सी फंक्शन डेफिनेशन, हेडर, ये हेडर है डेफ के साथ लिखे गए हैं, ठीक है ना, तो इनमें से कौन सी डेफिनेशन करेक्ट है। तो देखिए ये बिल्कुल सही है, हम दोनों के लिए वैल्यू पास दे सकते हैं, ठीक है। ये भी सही है, दोनों के लिए आप वैल्यू स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक के लिए भी वैल्यू दे सकते हैं, ये भी सही है। बट ये गलत है, ये इसलिए गलत है क्योंकि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बाद पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हमेशा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, मतलब आप ये समझ लीजिए डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की स्टार्टिंग हम कैसे करते हैं, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में करते हैं, ठीक है। इसलिए ये हमारा गलत होगा, ठीक है। अच्छा, इसी पे बेस्ड और क्या क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपको ऐसे ये एक डेफिनेशन दे देंगे, जैसे सपोज मेरे को एक फंक्शन बनाया डेफ डिस्प्ले ए, सपोज ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू 10, सी इक्वल्स टू 20। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए कॉमा बी इक्वल्स टू 10 कॉमा सी, इज दिस करेक्ट डेफिनेशन, तो दिस इज इनकरेक्ट डेफिनेशन, क्योंकि मैंने क्या बोला है, हमेशा अगर ये डिफॉल्ट बन गया तो इसके जो नेक्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट है वो भी डिफॉल्ट होना कंपलसरी है ना। तो लेट्स से इसको हमने वैल्यू 20 दे दी, इसको वैल्यू हम दे देते हैं 20, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अब हमने क्या किया, देखो a कॉमा बी इक्वल्स टू 10, सी इक्वल्स टू 20, अब ये डेफिनेशन दे दी जाएगी हमें और बोला जाएगा कि बताइए ये जो मैं ऑप्शंस दे रहा हूं कौन सा करेक्ट तरीका है फंक्शन को कॉल करने का। सपोज हमने लिखा डिस्प्ले, मतलब विच कौन कौन से सही हैं तरीके, है ना। मैंने लिखा 10 20 30, बी सपोज डिस्प्ले 20, सी डिस्प्ले 10 कॉमा 20 और डी डिस्प्ले, ठीक है। तो देखिए इनमें ये हमारा सही है, ये 10 वैल्यू ए में कॉपी कराएगा, 20 बी में कॉपी होगी और 30 सी में कॉपी होगा, है ना। तो मतलब कि ओवरराइट हो जाएगी वैल्यू, बी को 10 ओवरराइट करके बी में 20 आ जाएगा, सी में 20 ओवरराइट करके 30 आ जाएगा। जब हम सेकंड बी वाला ऑप्शन करेंगे तो ये भी ठीक है, ये क्या करेगा, ये हमारा इसमें ये वाली वैल्यू इस ए में कॉपी हो जाएगी और बी और सी अपनी डिफॉल्ट वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड वाला ये भी सही है, 10 ए में कॉपी करेगा और 20 बी में कॉपी करेगा, सी अपनी डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा।
ओके, बट द लास्ट वन इज इनकरेक्ट, क्योंकि ए के लिए हमने कोई वैल्यू नहीं दिया, और ए एरर इसलिए रेस करेगा बिकॉज ए इज नॉट अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, है ना, ए हमारा डिफॉल्ट वैल्यू नहीं ले रहा है, तो इट मींस whenever we call this function display function, it become compulsory to pass the value for a. ओके, तो इसलिए ये लास्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकती हैं ये चीजें, है ना। अच्छा, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाले को हम देखिए इसमें क्या दिया है हमें, ये दो फंक्शन डेफिनेशन है। देखिए कैसे एग्जीक्यूशन होगा, पहले हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद हम इस पे आएंगे, फिर हम इस पे आएंगे, ठीक है। जो विदाउट इंडेंट स्टेटमेंट्स होती हैं वो सबसे पहले हमारी एग्जीक्यूट होती हुई आती हैं, है ना। अच्छा, अब a इज इक्वल टू, यहां पे हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया है एड em को, ओके। तो x y z के लिए हमने वैल्यू पास कर दी, तो दैट इज x में 6 आ गया, y में 16 आ गया, और z में 26 आ गया, ठीक है। फिर x प्लस वाई प्लस जेड कर दिया, तो इनको हमने ऐड कर दिया, तो आउटपुट में हमने कहा ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है, ठीक है। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, इनको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 22 और 6 8 48 आ जाएगा, तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। प्रिंट करने के बाद कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं हम, तो हम वापस कहां पे आएंगे, हम इसी स्टेटमेंट पे आएंगे। अब जब हम रिटर्न नहीं करते हैं, ध्यान से सुनिएगा बात, whenever the function is not returning any value, that function returns a none value। वो क्या रिटर्न करता है, वो नन को रिटर्न करता है, तो दैट मींस इस पूरी स्टेटमेंट, ये कॉलिंग स्टेटमेंट थी ना, ये रिटर्न वैल्यू से रिप्लेस हो जाती है। अब रिटर्न तो कुछ आया नहीं, रिटर्न क्या आया, नन आया, तो यहां पे हमारे पास नन आ जाएगा, ठीक है। तो दैट मींस ए में क्या आ गया, नन आ गया, ओके। तो एक ए वेरिएबल भी बन गया जिसमें वैल्यू क्या आ गई, नन आ गई, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हमने अगेन इस बी वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, प्रोडक्ट 2 3 6, अगेन एक्स वाई जेड वेरिएबल्स बनेंगे, ठीक है। और इस बार हमारे एक्स वाई जेड में क्या वैल्यूज आएंगी, 2 3 एंड 6। फंक्शन पे आएंगे हम वापस, इस प्रोडक्ट फंक्शन पे मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 12 12 3 36, तो रिटर्न कर रहे हैं हम, वी आर रिटर्निंग दिस 36, ठीक है। तो ये 36 कहां पे आएगा, ये 36 इस कॉलिंग स्टेटमेंट को रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे 36 आ गया, ओके। ये बी में वैल्यू असाइन हो गई, तो बी वेरिएबल बना, बी में 36 आ गया। अब हम अपनी ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, ए और बी, ए हमारा नन है और बी हमारा 36 है, तो दिस इज द आंसर, ओके। देखो ग्लोबल वेरिएबल किस तरीके से रोल प्ले करता है जब हम ग्लोबल वेरिएबल को यूज करते हैं। तो सपोज मैं एक कोड लिख लेता हूं, लेट्स से हमने कहा a इज इक्वल्स टू 10, एक वेरिएबल लिया मैंने, डेफ डिस्प्ले एक फंक्शन बना दिया हमने, जिसमें मैंने x इक्वल्स टू 20 ले लिया है, ठीक है। और मैंने a इज इक्वल्स टू 100 लिखा, ठीक। फिर मैंने यहां पे लिखा y इज इक्वल्स टू x प्लस a, और डिस्प्ले सॉरी प्रिंट y, फिर हमने लिखा ग्लोबल a लिखा मैंने, ठीक है। और फिर मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू y प्लस a, ठीक है। और यहां पे मैंने लिखा प्रिंट a, और फिर फंक्शन से बाहर आके यहां पे हमने डिस्प्ले फंक्शन को पहले कॉल कर लिया, या चलो पहले एक बार प्रिंट कर देते हैं a को, यहां पे प्रिंट a, और फिर मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लिया। सपोज यहां पे हमने डिस्प्ले फंक्शन और फिर से हमने प्रिंट ए कर दिया, ठीक है। तो देखिए अभी कैसे काम करेगा, देखो सबसे पहले स्टेटमेंट, ये हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो एक ए ग्लोबल वेरिएबल बन गया विद वैल्यू 10, विद वैल्यू 10 बन गया, ठीक है। अब इसके बाद ये फंक्शन हेडर एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद हम वापस प्रिंट ए पे आएंगे, तो ये हमारी आउटपुट विंडो हो गई, तो ए 10 प्रिंट हो गया। अब मैंने डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, तो हम यहां से वापस इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे कुछ वेरिएबल्स बने, लोकल वेरिएबल्स बन रहे हैं ये, तो ये मेरा
x एक वेरिएबल बना जिसमें वैल्यू 20 आई। अब देखिए यहां पे मैंने a लिखा है, तो दिस a इज अ लोकल a, तो यहां पे a 100 आ गया है, वो ग्लोबल a नहीं है ये, दिस इज नॉट अ ग्लोबल, नॉट अ ग्लोबल, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ये लोकल वेरिएबल है। ओके, फिर हमने लिखा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, तो व्हाट इज x, x इज 20, a इज 100, क्योंकि अपने वाले a को प्रेफरेंस देगा ये लोकल a को, ठीक है ना। अच्छा, तो x था 20 और a था 100, 120 हो गया, तो y में कितना आ गया, 120 आ गया, प्रिंट कर दिया हमने फिर, ठीक है, प्रिंट 120 आउटपुट में आ जाएगा। इसके बाद अब हम लिखा ग्लोबल ए। नाउ इस लाइन के बाद अगर मैं कहीं पे भी अब ए को यूज कर रहा हूं, तो दैट मींस वी आर रेफरिंग टू द ग्लोबल ए। तो अब हमने लिखा ए इज इक्वल टू वाई प्लस ए, तो व्हाट इज वाई, वाई है हमारा 120, और ये ए कौन है, ये 10 है, ये अब ग्लोबल ए की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब ये 120 प्लस 10 दैट इज 130, तो ये ग्लोबल ए अपडेट होगा 130, ठीक है, और प्रिंट ए कर देंगे, तो ए कितना आ गया हमारा, 130 आ गया, ठीक है। और इसके बाद अब हम वापस कहां पे आएंगे, ये भी लाइन कंप्लीट हो गई, अब हम वापस वही जहां से कॉलिंग आई थी यहां पे आएंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज अगेन प्रिंट ए, ए कितना हो चुका है, ग्लोबल ए, क्योंकि ये वाला ए ग्लोबल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, ये वाला ए ये हमारा ग्लोबल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज ये प्रिंट करेगा 130, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट आएगा, इस तरीके से हमारा ग्लोबल वेरिएबल्स यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर सपोज एक और चीज समझ लीजिए यहां पे, सपोज अगर मैं सपोज मैंने लिखा x इक्वल्स टू 10 डेफ फन, मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 प्रिंट x कॉमा y, और मैंने फन को कॉल कर लिया। तो यहां पे देखिए x वेरिएबल ग्लोबल बना 10, फिर यहां से फंक्शन डेफिन हेडर एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद फिर हम यहां पे आए, ठीक है, फंक्शन कॉलिंग होगी। अब फंक्शन कॉलिंग होने के बाद हम यहां पे आएंगे, ठीक है, फिर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। अब देखिए यहां पे ये x कौन सा लेगा, देखिए अगर आपको याद है लेग बी, ठीक है, लेग बी क्या होता है, पहले वो लोकल में ढूंढता है, वो ये ढूंढेगा कि ये x इस लोकल फंक्शन में, इस फन फंक्शन के अंदर क्या x वेरिएबल डिफाइंड है, नहीं है, फिर वो एनक्लोजिंग देखेगा। एनक्लोजिंग होता है जब फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइंड होता है ना, तो वो तो चीज है नहीं यहाँ पे। फिर ये ग्लोबल में देखेगा, तो इसको ग्लोबल में ये x मिल जाएगा, तो इट मींस यहां पे ये जो x होगा ये कौन होगा, हमारा ग्लोबल होगा, ठीक है। तो यहां पे ये 10 आ जाएगा, 10 प्लस 10 इज 20, तो y में कितना आ गया, 20 आ गया। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा हमारा, आउटपुट में आ जाएगा 10 स्पेस 20, क्योंकि कॉमा स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, गॉट इट। तो देखिए ये इस बार का सैंपल पेपर है, इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रू फॉल्स बेस्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स वेरिएबल डिक्लेरेशन इज इम्प्लिसिट इन पाइथन। तो यस, पाइथन में मतलब जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है वो हमारी क्या रहती है, इम्प्लिसिट रहती है, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। इम्प्लिसिट का मतलब ये होता है कि a इज इक्वल टू, अगर मैं 10 लिख देता हूं तो ये वैल्यू असाइन करने से ही वेरिएबल अपना टाइप डिफाइन कर लेता है, ठीक है ना। तो इस चीज को इम्प्लिसिट कहते हैं। जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें बताना पड़ता है कि इंट a इज इक्वल्स टू 10, तो ये वेरिएबल को बताना पड़ता है कि इट्स एन इंटीजर टाइप वेरिएबल, ठीक है। तो पाइथन में वेरिएबल डिक्लेरेशन इज इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट मतलब जो खुद से हो जाती है, प्रोग्रामर खुद से उस चीज को आइडेंटिफाई कर लेता है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड डेटा टाइप इन पाइथन। तो इनवैलिड डेटा टाइप कौन सा है, सेट भी डेटा टाइप होता है, नन भी डेटा टाइप है, इंटीजर भी डेटा टाइप है, रियल इज नॉट अ डेटा टाइप, तो आंसर इज रियल, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज गिवन द फॉलोइंग डिक्शनरी, डिक्शनरी इज इक्वल टू एग्जाम AISSCE year 2023, then dictionary is equal to result total
500 कॉमा पास मार्क्स कोलन 165। तो ये दो डिक्शनरी बना रखी हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखो ये की होती है हमारी, ये क्या है, डिक्शनरी की की होती है, दिस इज की, दिस इज वैल्यू, ये डिक्शनरी की वैल्यूज है ना। ये भी हमारी क्या है, की है, ये वैल्यू, दिस इज की एंड अगेन दिस इज वैल्यू। अब विच स्टेटमेंट विल मर्ज द कंटेंट ऑफ बोथ डिक्शनरी, कौन सी स्टेटमेंट दोनों डिक्शनरी के कंटेंट को क्या कर देगी, मर्ज कर देगी। तो उसमें हमारे पास ये अपडेट फंक्शन आता है, ठीक है ना। तो आंसर इसका हमारा ए होगा। तो ये अपडेट फंक्शन क्या करेगा, डिक्शनरी एग्जाम में डिक्शनरी रिजल्ट के भी आर्ग्यूमेंट को क्या कर देगा, असाइन कर देगा। मतलब जो मेरी डिक्शनरी अंडरस्कोर एग्जाम वाली जो डिक्शनरी है, इसमें क्या होगा, एग्जाम AISC ईयर 2023 ये तो रहेंगे, साथ में ये दो की वैल्यू और आ जाएंगे, टोटल 500 पास मार्क्स इक्वल्स कोलन 165, ठीक है। तो ए इज द आंसर, ओके। ये ऐड और मर्ज कोई फंक्शन नहीं होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, नाउ कंसिडर द गिवन एक्सप्रेशन नॉट ट्रू एंड फॉल्स और ट्रू। तो इसको हमें विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट आउटपुट इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड। तो देखिए सबसे पहले होता है नॉट सॉल्व, ठीक है, नॉट के बाद होता है एंड सॉल्व और फिर होता है हमारा और सॉल्व। तो पहले क्या करेगा, ये नॉट को सॉल्व करेगा, ये चीज सॉल्व होगी पहले हमारी। तो ये क्या करेगा, इसको फॉल्स बनाएगा, एंड फॉल्स और ट्रू। तो हमेशा वही हमारी अप्रोच जो होती है वो लेफ्ट टू राइट रहती है। तो अब ये दोनों सॉल्व होंगे, फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स और ट्रू। तो अब फॉल्स और ट्रू क्या आएगा हमारा, ये हमारा रिजल्ट करेगा ट्रू को, और क्या कहता है, ट्रू। तो आंसर इज ट्रू, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फिफ्थ क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द कोड। तो ए इज इक्वल्स टू ईयर 2022 एट ऑल द बेस्ट, ये हमें एक स्टेटमेंट दे दी है, ठीक है। अच्छा, अब a इज इक्वल टू ए डॉट स्प्लिट टू, ठीक है। तो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, अगर हम कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट स्पेस के बेसिस पे स्प्लिटिंग करता है। किसके बेसिस पे करता है, स्पेस के बेसिस पे। तो मतलब कि ये कुछ ऐसे बना देगा, ईयर 2022 एट, इन सबको एलिमेंट बना देगा लिस्ट के, स्प्लिट फंक्शन, ठीक है, द बेस्ट, ऐसे आ जाएगा ये। बट हमने स्प्लिटिंग किसके बेसिस पे कर रहे हैं, हम स्प्लिटिंग कर रहे हैं टू के बेसिस पे। तो अब ये टू के बेसिस पे स्प्लिटिंग करेगा, मतलब कि अब ये कुछ ये करेगा, देखो एक मिनट, ये करेगा, ये जैसे रीडिंग करेगा तो इसको जैसे ये टू मिलेगा ये यहां पे स्प्लिटिंग करेगा। तो ये बनाएगा ईयर स्पेस टू, एक ये बनाएगा। फिर उसके बाद अब ये जीरो से शुरुआत करेगा, जीरो के बाद इसको फिर से टू मिलेगा तो ये लिखेगा जीरो, ठीक है, कॉमा, ठीक है, कॉमा आएगा। और फिर उसके बाद टू, क्योंकि इसको टू मिल गया तो ये यहां पे स्प्लिट करेगा। बट उसके बाद फिर से टू है तो ये ब्लैंक बना देगा यहां पे। जब हम स्प्लिटिंग करते हैं, स्प्लिटिंग करने का अगर कॉन्सिक्यूटिव स्प्लिटिंग पॉइंट आ जाते हैं तो उसकी जगह पे वो ब्लैंक दे देता है, ठीक है। ये सेकंड टू की वजह से ब्लैंक आ गया हमारी लिस्ट में, कॉमा, फिर ये इस स्पेस से लेकर पूरा एट ऑल दी बेस्ट, ये पूरा उठा देगा स्पेस के साथ, स्पेस और एट ऑल दी बेस्ट, ऐसे उठा देगा ये, ठीक है। अच्छा, अब इसने यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक बी स्टेटमेंट लिखी है जिसमें लिख रहा है ए ऑफ जीरो। तो लिस्ट, क्योंकि ये लिस्ट बन गई है, ये मेरा जीरो एलिमेंट, वन एलिमेंट, ये ब्लैंक टू एलिमेंट और ये हमारा थ्री एलिमेंट। तो इसने बोला है ए ऑफ जीरो, ए ऑफ जीरो में क्या जाएगा, ईयर स्पेस टू, ठीक है, ईयर, एक मिनट सॉरी, टू पे कर रहा था ना, चाहिए स्प्लिटिंग, एक मिनट, ये टू नहीं आएगा, सॉरी, ये सिर्फ ईयर स्पेस आ जाएगा, है ना। क्या आएगा, ईयर स्पेस, क्योंकि टू पे तो स्प्लिटिंग हुई है ना। तो ईयर स्पेस आ गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे बी वाली स्टेटमेंट पे ध्यान दो, इन्होंने क्या लिख रखा, बी
ये सॉरी फुल स्टॉप कॉन्कैटिनेट कर रखा है, तो यहां पे लग गया ये डॉट, फिर देखो उसके बाद ये स्पेस दे रखा है, प्लस कॉन्कैटिनेशन होगा A1, A1 क्या है 0, तो यहां पे ये 0 आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये 0 आ जाएगा, और अब हमने फिर से अब क्या किया, अब हमने A1 हो गया, फिर प्लस कॉन्कैटिनेशन और डॉट, और अब A3 को मैं वो कर रहा हूं, तो A3 में क्या आएगा स्पेस एट ऑल दी बेस्ट, ये चीज आ जाएगी, तो ईयर डॉट 0, अब देखो कौन सा हमारा आंसर बन रहा है, फोर्थ एट ऑल दी बेस्ट, नहीं, आंसर है हमारा ये ए, क्योंकि ऑल का ए कैपिटल है, ऑल का ए क्या होगा कैपिटल होगा, ठीक है, समझ गए बात, तो ए इज द आंसर। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इन द फाइल ओपनिंग स्टेटमेंट रिजल्ट्स और generates an error if the file does not exist। देखो A प्लस क्या करता है, सबसे पहली चीज अपेंड मोड पे फाइल को ओपन करता है, ठीक है, ओके, फिर R प्लस अच्छा A प्लस क्या करता है, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो ये उसी फाइल को ओपन कर देता है, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये न्यू फाइल क्रिएट कर देता है, ठीक है। R प्लस क्या करता है, ये रीडिंग मोड पे फाइल को ओपन करता है, और अगर एग्जिस्ट नहीं होगी, ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं होगी तो ये स्टेटमेंट हमारी एरर रेज कर देगी। W प्लस क्या करता है, फाइल को रीडिंग मोड पे ओपन करता है, नहीं होगी तो ओपन कर देगा, अगर होगी तो भी ये ओपन कर देता है, ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा R प्लस होगा, ठीक है, आंसर इज R प्लस, ठीक है। अच्छा, 7 देखो, फिल इन द ब्लैंक, डैश कमांड इज यूज टू रिमूव प्राइमरी की फ्रॉम द टेबल इन एसक्यूएल, तो ऑल्टर कमांड को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं प्राइमरी की को रिमूव करने के लिए, ठीक है, तो ऑल्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल डिलीट द टेबल फ्रॉम द MySQL डेटाबेस, तो टेबल कौन सी कमांड डिलीट करती है, ड्रॉप कमांड डिलीट करती है टेबल को, डिलीट टेबल, डिलीट कमांड रिकॉर्ड को करती है, ठीक है ना। अच्छा, नाइन्थ, which of the following statement would give an error after executing the following code, तो क्या है देखो कोड हमारा, s इज इक्वल टू वेलकम टू क्लास 12th, ये ठीक है, प्रिंट s ठीक है, फिर s इज इक्वल टू थैंक यू कर दिया हमने, ये भी ठीक है। अब s ऑफ 0 इज इक्वल टू एट द रेट, तो मतलब कि हम एज वी नो दैट s इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल टाइप एंड स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, तो इम्यूटेबल मतलब हम उनके एलिमेंट्स को अपडेट नहीं कर सकते, है ना, तो दिस स्टेटमेंट विल रिजल्ट एन एरर, ये स्टेटमेंट्स एरर रिजल्ट करेगी, तो दैट इज आंसर इज स्टेटमेंट इज 4, बी इज द आंसर, ठीक है, ओके। नाउ 10th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, डैश इज अ नॉन की एट्रीब्यूट whose values are derived from the primary key of some other table, ये तो बहुत सिंपल है, फॉरेन की, ठीक है ना, फॉरेन की क्या होती है, नॉन की एट्रीब्यूट है किसी एक टेबल में जिसकी वैल्यूज कहां से डराइव्ड हो रही है, सम अदर टेबल इन विच इट इज बिहेविंग एज अ प्राइमरी की, ठीक है। अच्छा, नाउ 11 द करेक्ट सिंटेक्स फॉर द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ सीक इज, सीक फंक्शन का करेक्ट सिंटेक्स क्या है हमारा, पहले हम ऑफसेट देते हैं और ये रेफरेंस पॉइंट बताते हैं, रेफरेंस पॉइंट में 3 वैल्यूज होती हैं, 0 1 या 2 होती है, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट 0 होता है रेफरेंस पॉइंट, अगर आप नहीं मेंशन करेंगे तो इसका ऑप्शन आंसर जो है वो क्या होगा हमारा, बी होगा, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट ऑफसेट, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, एक मिनट, बी नहीं ए होगा, क्योंकि फाइल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कॉल होगा ना, फाइल ऑब्जेक्ट भी दे रखा है ना, तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक, ए इज द आंसर। अच्छा, 12th is fill in the blank, the select statement when combined with dash clause returns record without repetition, तो कौन सा होगा इसका आंसर,
बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा डिस्टिंक्ट होगा। इसी तरीके से 13th, फिल इन द ब्लैंक, डैश is a communication methodology designed to deliver both voice and multimedia communication over internet protocol। तो इसका आंसर इज वॉइस और मल्टीमीडिया, VoIP। ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। What will the following expression be evaluated to in Python? मतलब क्या इसका रिजल्ट रहेगा? तो देखिए, पहले ब्रैकेट वाली स्टेटमेंट सॉल्व होती हैं, तो ये आएगा 15.0 डिवाइड बाय 4 प्लस 8 प्लस 3.0। अब देखिए ये टाइप कास्टिंग हो जाएगी, ये हमारा फ्लोट टाइप है, ये मेरा इंटीजर टाइप है। इन दोनों का जब रिजल्ट आएगा तो वो फ्लोट टाइप में आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 11.1, सॉरी 0। अब ये डिवाइड करेगा तो 15.0 डिवाइड बाय 4, ये कितना आएगा? 2, सॉरी 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो 3 जा जाएगा, 3 जा 12। ठीक है, 3 अब आएगा, पॉइंट लगेगा, और 3 0, तो 7 और 5 प्लस 11.0। अब इसमें 11 ऐड हो जाएगा तो ये 14.75। तो ए इज द आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। 15 देखिए, the function which function is used to display the total number of records from the table in a database। क्या बोल रहे हैं? which function is used to display the total number of records। अच्छा, total number of records का मतलब total रोज अगर मुझे काउंट करनी है, तो ये मैंने आप प्रीवियस वीडियोस में बताया था आप लोगों को, तो इसमें काउंट एस्ट्रिक इज द आंसर। ठीक है, 16 देखिए, टू establish a connection between Python and SQL database, connect function is used, which of the following argument may not necessarily be given while calling connect function। तो देखिए, इसमें होस्ट देना इंपॉर्टेंट होता है, यूजर देना भी इंपॉर्टेंट होता है, पासवर्ड देना भी इंपॉर्टेंट होता है। डेटाबेस देना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसको हम बाद में डेटाबेस आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, मतलब हम बाद में अलग से फंक्शन कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, डेटाबेस का। तो दैट मीन्स आंसर हमारा क्या होगा इसका? बी होगा। ठीक है, अच्छा, assertion रीजनिंग देखिए, इफ द आर्ग्यूमेंट इन फंक्शन कॉल, ठीक है, फंक्शन का है देखो क्वेश्चन, इफ द आर्ग्यूमेंट इन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, कॉलिंग स्टेटमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, मस्ट statement match the number and order of arguments as defined in the function definition, such arguments are called positional argument। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, during a function call the argument list first contain the default argument followed by positional argument। क्या पहले default होता है फिर positional होता है? No, this is wrong। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा हमारा आंसर? ए ट्रू है और आर हमारा फॉल्स है, तो इसका सी ऑप्शन होगा आई थिंक। सी, ए इज ट्रू, बी बट आर इज फॉल्स, तो इसका आंसर है हमारा सी। ठीक है, 18 को देखिए, assertion CSV comma separated values is a file format for data storage which looks like a text file। बिल्कुल सही, टेक्स्ट फाइल की तरह होती है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई हैं बातें। The information is organized with one record on each line and each field is separated by comma। Exactly, ठीक है ना, ये भी हमारी बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा, दोनों ट्रू हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, अब 19 क्वेश्चन देखो, तो 19 क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें? राव हैज रिटर्न अ कोड टू इनपुट अ नंबर and check whether it is a prime or not. His code is having error. Write the correct code and underline the correction made। देखिए ये लाइन बिल्कुल ठीक है, सेकेंड लाइन में मिस्टेक है, तो इसमें करेक्शन, इस लाइन को इसको अंडरलाइन कर देंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोजिंग कम है, दो ओपनिंग हो रही है,
तो दोनों क्लोजिंग भी होगी, ठीक है। अच्छा, फिर फॉर आई इन रेंज 2 कॉमा एन डबल स्लैश 2, ये बिल्कुल ठीक है। इफ एन परसेंट आई, देखो यहां पे डबल इक्वल टू आएंगे, ठीक है ना, क्या आएंगे, डबल इक्वल टू। फिर प्रिंट नंबर इज नॉट प्राइम स्लैश एन, ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लैश एन का मतलब नेक्स्ट लाइन हो जाता है। ब्रेक, ये एरर है, ब्रेक हमारा इस इंडेंट पे आएगा, ठीक है, मतलब ब्रेक को हम यहां पे लिखेंगे इस इंडेंट पे, ये यहां पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। एल्स सही लिखा हुआ है। अब इसमें प्रिंट, देखो डबल कोट से शुरुआत हो रही है, सिंगल कोट से क्लोजिंग कर रहा है, तो इसलिए यहां पे भी ये डबल कोट से क्लोजिंग होगी, ठीक है। तो ये हमारी इसमें एरर्स हैं, तो ये हाफ ऑफ मार्क्स की एरर्स हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, राइट 2 points of difference between the circuit switching and packet switching। तो ये भी मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग क्या होता है। तो वी कैन से दैट सर्किट स्विचिंग is the method of switching which is used for establishing a dedicated connection path, communication path between the sender and the receiver। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, एक डेडिकेटेड पाथ बन जाता है कंप्यूटर्स के बीच में, ठीक है। और पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि जो डेटा होता है वो किसी भी कोई भी पाथ को फॉलो करके, सपोज ये अलग अलग पाथ हमें दे रखे हैं, ठीक है, ये अलग अलग नोड्स दे रखे हैं हमें, कंप्यूटर दे रखे हैं मतलब, ठीक है, एक ये यहाँ पे ऐसे करके कंप्यूटर दे रखा है। तो पैकेट स्विचिंग में क्या होगा, कोई भी पाथ फॉलो हो सकता है इन तीनों में से, कोई भी, एनी वन ऑफ द पाथ कैन बी फॉलोड। बट सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, एक डेडिकेटेड पाथ स्टेब्लिश्ड हो जाता है दोनों कंप्यूटर्स के बीच में, मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में, किस केस में, सर्किट स्विचिंग के केस में, ठीक है। तो रिलायबल हमारा कौन होता है ज्यादा, सर्किट स्विचिंग इज मोर रिलायबल, पैकेट स्विचिंग इज लेस रिलायबल, ओके। अच्छा, बस 2 पॉइंट लिख लेंगे आप, काफी है। अच्छा, नेक्स्ट है राइट 2 points ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्सएमएल एंड एचटीएमएल। तो एक तो फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी, ठीक है, एक्सएमएल इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एचटीएमएल इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML having a predefined, XML tags are not predefined, whereas HTML tags are predefined, ठीक है। XML stores and transfer the data, whereas HTML present the data, ये डेटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज की जाती है HTML जो लैंग्वेज होती है। और XML is dynamic in nature, whereas HTML is static in nature, ठीक है। अच्छा, 21 देखें, हमें इसमें आउटपुट बताना है। तो देखो स्लाइसिंग यूज कर रखी है, और जब भी हम अगर स्टार्टिंग और एंड नहीं बताते हैं और जंप को नेगेटिव में अगर हम दे देंगे तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंटिंग हो जाती है, चाहे वो लिस्ट की स्लाइसिंग हो, टपल की स्लाइसिंग हो, या स्ट्रिंग की स्लाइसिंग हो, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या करेगा, ये हमें पीछे से -2, मतलब ये यहां से रीडिंग करना शुरू करेगा, पहले @, अब -2 का मतलब 2 का जंप आएगा, तो यहां से ये सीधा इस पे जंप करेगा, तो ये 2, फिर जंप अगेन 0, फिर स्पेस आएगा, फिर उसके बाद एक मिनट, @2 0 स्पेस, फिर O TNMX, फिर से स्पेस आएगा, ठीक है, फिर S, देन C, एंड देन @, तो मतलब आउटपुट यहां से हम शुरुआत करेंगे बैक साइड से, तो दैट इज, ये आ जाएगा हमारा आउटपुट @, फिर आएगा 2 0, फिर स्पेस आ जाएगा, स्पेस के बाद आएगा फिर O, फिर T, ठीक है, N, फिर आएगा M, ठीक है, और उसके बाद X, फिर स्पेस आ जाएगा, फिर S, कैपिटल कैपिटल C, और लास्ट में @। दिस इज द आंसर, ठीक है, बिल्कुल आपको इसी तरीके से देना होगा आउटपुट, ओके। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। देखिए अगेन डिक्शनरी दे दी है,
ये हम डिक्शनरी की जो एज की है उसकी वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, तो 26 से वो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। एड्रेस, अब देखिए एड्रेस यहां पे नहीं है तो हमने एक और की बना दी एड्रेस और उसमें दिल्ली असाइन कर दिया। फिर हम प्रिंट माई डिक्शनरी डॉट आइटम्स को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो आइटम फंक्शन क्या करता है, ये हमें एक नेस्टेड लिस्ट मतलब टपल बनाएगा, सॉरी लिस्ट बनाएगा, और उस लिस्ट में टपल्स की फॉर्म में की और वैल्यू को पेयर कर देगा कुछ इस तरीके से। देखो ये पहली की वैल्यू क्या है, नेम कॉमा अमन, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये एक मेरी टपल बन गई कॉमा। अब दूसरी की और वैल्यू वो भी टपल बन जाएगी। तो दूसरी क्या थी, एज कॉमा 27। फिर तीसरी एक और क्या आ गई, एड्रेस, ठीक है, कॉमा दिल्ली। ये इस तरीके से ये हमें आउटपुट दे देगा। ठीक है, अच्छा 22 में देखिए क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन द यूज ऑफ फॉरेन की इन अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, गिव एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। तो देखिए फॉरेन की को हम क्या करेंगे, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एक एग्जांपल ले लेंगे, छोटी छोटी से हम एक टेबल्स बना लेंगे। ठीक है ना, सपोज जैसे मैंने कहा एक स्टूडेंट टेबल मैंने बनाई, और स्टूडेंट टेबल में मैंने बोला रोल नंबर, नेम, मार्क्स और कोर्स आईडी। ठीक है, फिर मैंने एक कोर्स टेबल बनाई, इसमें मैंने बोला कोर्स आईडी, कोर्स नेम, ठीक है, और ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन, ये हम मैंने फील्ड्स ले लिए हैं। तो यहां पे ये मेरी प्राइमरी की है और रोल नंबर यहां पे मेरी प्राइमरी की है। अब मैं ये कहूंगा सीआईडी इज अ फॉरेन की इन स्टूडेंट टेबल। ठीक है, तो ये फॉरेन की क्यों बनी सीआईडी, क्योंकि इसकी वैल्यू जो डराइव्ड हो रही है वो कहां से हो रही है, द वैल्यूज ऑफ सीआईडी आर डराइव्ड फ्रॉम सम अदर टेबल इन विच इट इज बिहेविंग एज अ प्राइमरी की। समझ रहे हैं ना बात। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल की फॉर्म में इस बात को समझा सकते हैं, और फॉरेन की डेफिनेशन लिख दो। ठीक है कि नहीं, वही नॉन की एट्रीब्यूट whose values are derived from a primary key which is defined in some other table। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अच्छा 23 है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एसएमटीपी, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पीपीपी इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ओके, बी पार्ट है, व्हाट इज द यूज ऑफ टेलनेट। तो टेलनेट इज अ प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन। ठीक है ना, ये किस लिए यूज होता है, रिमोट लॉगिन के लिए यूज किया जाता है। लाइक व्हेन वी आर लॉग इन टू अ सिस्टम विच इज नॉट विच इज अवेलेबल एट अ वेरी फार प्लेस, या जैसे हम कंप्यूटर लैब की भी अगर बात करें, कंप्यूटर लैब में आप किसी भी सिस्टम पे लॉग इन कर रहे हैं, अपने से अलावा कंप्यूटर पे लॉग इन कर रहे हैं, तो दैट इज द टेलनेट। ओके, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड गिवन बिलो। तो देखिए सेम वही बात होगी जो अभी हमने समझी है। ये मैंने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है, और हमने लूप लगाया फॉर सी एन टी इन रेंज 4,0,-1। देखिए रेंज का बहुत अच्छे से समझ के रखें बात, ये एक लिस्ट जनरेट करता है। अब मैंने स्टार्टिंग 4 बोली है, एंडिंग 0 बोली है, और जंप हमने -1 कर दिया है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को जनरेट करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 4। तो 4 3 2 1, 0 पे नहीं जाएगा। अब जो मेरा सीएनटी वेरिएबल है, इसमें एक एक करके यही वैल्यूज आएंगी। ठीक है ना, पहले 4 आएगा सीएनटी में, तो अब हमने क्या किया है, ए नम ऑफ सीएनटी, तो ए में क्या आ जाएगा, सीएनटी कितना है अभी हमारा, सीएनटी में हमारा, एक मिनट, सीएनटी में हमारा आ गया 4 आ गया अभी। ठीक है, तो नम ऑफ 4 0 1 2 3 4, तो ए में आ गया 32। गॉट इट। बी में क्या आएगा, सीएनटी -1, सीएनटी में 4 था, 4 -1 3, तो नम ऑफ 3 कितना आ जाएगा 54 बी में। फिर हमने बोला प्रिंट डिफ
ए कॉमा बी हैश एंड में स्पेस दे दिया, तो मतलब एंड स्पेस का मतलब ये हो गया कर्सर विल नॉट मूव टू द नेक्स्ट लाइन, इट विल प्रिंट द रिजल्ट ऑन द सेम लाइन। ठीक है, अब हमने यहां से फंक्शन कॉल किया, तो num1 num2 में वैल्यू गई, दैट इज n1 में और n2 में। n1 में पहले 32 आएगा और इसमें 54 आ जाएगा। ठीक है, तो 32 इज ग्रेटर देन 54, ट्रू, तो सॉरी फॉल्स, तो ये एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा, तो मतलब ये हमेशा पॉजिटिव तरीके रिजल्ट कर रहा है, मतलब अगर पहली वैल्यू ग्रेटर है सेकंड से तो फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड कर रहा है, और अगर फर्स्ट छोटी है स्मॉलर है सेकंड से तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहा है, तो दैट इज ये क्या करेगा 54 माइनस 32 कर देगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, ये आ जाएगा 2 और 2 22 आ जाएगा, तो इसने रिटर्न कर दिया 22 को। अब रिटर्निंग कहां पे आएगी, जहां से कॉलिंग आई थी, तो मतलब ये जो कॉलिंग स्टेटमेंट है ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, 22 से, और 22 को प्रिंट करेगा, तो आउटपुट में जो हमारा आउटपुट होगा उसमें आएगा 22 और हैश। ठीक है, और एक मिनट में यहां नहीं लिखता हूं इसको कि एक ही लाइन पे आएगा ना आउटपुट, तो ये आएगा कुछ इस तरीके से 22 हैश। ठीक है, और एक स्पेस आ जाएगा, मैं स्पेस को अंडरस्कोर से दिखा रहा हूं। ठीक है, अच्छा, फिर लूप फिर से चलेगा। ठीक है ना, लूप अब हमारा फिर से एग्जीक्यूट होगा, इस बार सीएनटी में क्या आएगा, यहां से हम वापस फिर से ऊपर जाएंगे, सीएनटी में 3 आएगा, अब ए में क्या आएगा, दैट इज 54। ठीक है, बी में 3 सॉरी सीएनटी में क्या था 3, 3 माइनस 1 2, तो इसमें 14 आ जाएगा। अब फिर से डिफरेंस फंक्शन डिफ फंक्शन कॉल होगा, तो फिर से फंक्शन में जाएंगे, n1 में इस बार 54 आएगा और यहां पे 14 आएगा, तो वही 54 माइनस 14 करेगा और कितना आ जाएगा ये 40। ठीक है, तो ये फिर से 40 हैश और स्पेस। ठीक है, ये आप दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब अंडरस्कोर, या तो आप बाद में लिख सकते हैं नोटेशन करके कि अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू स्पेस, ऐसे आप दिखा सकते हैं, आप इसको यहां पे ऐसे बता सकते हैं कि अंडरस्कोर किसके इक्विवेलेंट हम ले रहे हैं, स्पेस के। या आप मत दिखाइए, थोड़ा गैप दिखा दीजिए अच्छे से, तो वो समझ में आ ही रहा है कि हाँ ये स्पेस है। ठीक है, अच्छा, अगेन फिर से लूप चलेगा, और इस बार क्या होगा, इस बार हमारा इसमें सीएनटी में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो नम ऑफ 2 क्या आएगा 14 आएगा ए में। ठीक है, और बी में प्रीवियस वैल्यू आएगी, तो दैट इज 23, फिर 23 और 14 का सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 23 और 14 इज 9, तो 9 स्पेस देके हैश। ठीक है, अगेन फिर से फंक्शन कॉल लूप चलेगा, इस बार क्या आएगा 1, तो ए में आएगा 1 दैट इज 23 और बी में आएगा 10। ठीक है, फिर से फंक्शन, तो 23 माइनस 10 दैट इज 13, तो ये आ जाएगा 13 हैश। फिर तो हमें बिहेवियर समझ में आ गया ना कि दो वैल्यू का क्या कर रहा है, ये सब्ट्रैक्शन कर रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा 20 हैश स्पेस 40, मतलब ये इनके बीच में वैसे स्पेस है, ये कॉमा एक स्पेस दे रहा है ना। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट होगा, तो स्पेस को भी मतलब यहाँ पे इन पे सब जगह पे ये स्पेस चल रहा है हमारा, है ना, ये सब स्पेस आ रहा है, ये सब स्पेस है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आउटपुट आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए अब इसी का और पार्ट, यहाँ पे भी हमें आउटपुट प्रिडिक्ट करना है। टपल बन गई हमारी, इस टपल को हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, फिर हमने एक न्यू लिस्ट बनाई फॉर आई इन लिस्ट 1, तो मैंने देखिए डायरेक्ट लिस्ट पे लूप चला दिया, तो लिस्ट 1 क्या है हमारी, इट इज 11 22 33 44, ठीक है 55 एंड 66, ये हमारी लिस्ट है। तो आई में क्या आएगा, आई अब एक एक करके वैल्यू रीड करेगा, आई में पहले 11 आएगा, क्या ये रिमाइंडर 0 कर रहा है, नहीं कर रहा है, नॉट एन इवन नंबर। तो हमने क्या किया, हमने न्यू लिस्ट जो मैंने बनाई थी अपनी ये वाली, दिस इज न्यू लिस्ट, ये लाइन, इसमें मैं अपेंड कर रहा हूं, जो भी इवन नंबर है वो मैं उनको अपेंड कर रहा हूं। ठीक है, तो 11 अपेंड नहीं होगा, यहां से लूप हमारा फिर से वापस फिर से चलेगा, क्योंकि अभी लूप कंप्लीट नहीं हुआ ना। 22 आएगा आई में, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये अपेंड हो जाएगा। अब देखो समझ में आ गया कि इवन नंबर्स अपेंड होने हैं न्यू लिस्ट में, 33 नहीं होगा 44 हो जाएगा, 55 नहीं होगा 66 हो जाएगा, तो ये तीन एलिमेंट हमारे अपेंड हो जाएंगे। फिर लूप से बाहर आएंगे, अब मैंने फिर से न्यू लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर दिया, तो न्यू टपल में क्या आ गया 22 44 66।
ठीक है, टपल फॉर्म में, फिर प्रिंट कर दिया उसको, तो आउटपुट हमारा क्या होगा, हम आउटपुट में सिर्फ इतना दिखाएंगे 22, 44, 66। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं होता कि आप ये वर्किंग शो करें, तो बट देखो सॉल्व करोगे तो वर्किंग मतलब साइड में कहीं ना कहीं तो लिखोगे ही ना, बट आंसर जो होते हैं वो आउटपुट के होते हैं सीधा, ठीक है ना। तो आंसर को आप प्रॉपरली, जो आउटपुट है उनको प्रॉपर स्टेटमेंट में लिख के दिखाएं, ठीक है। अच्छा ओके, 25 देखिए क्वेश्चन। तो 25 में कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन काउंट एंड काउंट एस्ट्रिक फंक्शन इन एसक्यूएल विद द एप्रोप्रिएट एग्जांपल। तो देखिए काउंट एस्ट्रिक अभी मैंने बताया था कि काउंट एस्ट्रिक क्या करता है, नंबर इट रिटर्न्स द काउंट ऑफ ऑल रोज इन अ टेबल, whereas count function is used with a column name passed as an argument and count the number of non-null value. It will count the non-null values, ठीक है। मतलब कि सपोज करिए, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज मैंने एक ये टेबल बनाई, सिर्फ 2 कॉलम ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सपोज मैंने बोला ऐसी सीरियल नंबर, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कोर्स, ठीक है। मैंने बोला 1 सपोज पीसीएम, 2 नल, ठीक है, 3 कॉमर्स, 4 सपोज आर्ट्स। ये हमने 4 वैल्यू डिफाइन कर, मतलब ये हमारे पास टेबल में रिकॉर्ड है। अगर हम लिखते हैं सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम एबीसी, सपोज टेबल का नाम है हमारा एबीसी, ठीक है, तो ये रिजल्ट करेगा 4। ये आउटपुट में क्या देगा आपको, 4 देगा ये, मतलब कि रोज को काउंट कर रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज बता रहा है। और अगर आप इसमें आप लिखते हैं सिलेक्ट काउंट, ठीक है, आपने लिखा सिलेक्ट काउंट कोर्स फ्रॉम एबीसी, तो ये क्या करेगा, ये आपको 3 रिटर्न करेगा, क्योंकि ये नॉन नल वैल्यू को काउंट करता है, ठीक है। तो ये क्या बताएगा आपको, सिर्फ 3 बताएगा। समझ गए बात, बस इसी तरह से एग्जांपल लेके आपको समझा देनी है बात। गॉट इट। तो याद रखिएगा, काउंट एस्ट्रिक विल रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ रोज फ्रॉम द गिवन टेबल, वेयर एज द काउंट is used when we it is compulsory to pass the field name with the count function, then it will count the non null values from the given field, okay। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है कैटेगराइज द फॉलोइंग कमांड एज डीडीएल और डीएमएल। तो इंसर्ट, अपडेट, ऑल्टर एंड ड्रॉप, ठीक है। तो क्या करना है इसमें हमें, देखो इंसर्ट, ठीक है, डीडीएल और डीएमएल बताना है। इंसर्ट हमारी क्या है, डीएमएल कमांड है, अपडेट डीएमएल है, ऑल्टर डीडीएल है, और ड्रॉप भी डीडीएल है, क्रिएट डीडीएल, ठीक है, डिलीट डीएमएल, ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखिए 26 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल बैंक अकाउंट एंड ब्रांच, ठीक है, दो हमें टेबल दे रखी हैं, ब्रांच हमें ये टेबल, अच्छा अकाउंट टेबल, ठीक है, ए कोड नेम और टाइप हमें दे रखा है, फिर ब्रांच हमें दे दी है, ठीक है, इसमें ए कोड सिटी दे दिया है, ओके फाइन। फिर हमें व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो बोल रहा है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बैंक अकाउंट नेचुरल जॉइन ब्रांच। देखिए जो नेचुरल जॉइन होता है ना, नेचुरल जॉइन और इक्यू जॉइन एक ही चीज है, बस डिफरेंस ये होता है कि जब इनका जो रिजल्टेंट टेबल आती है, ठीक है ना, इनकी जो रिजल्टेंट टेबल होगी, नेचुरल जॉइन में जो कॉमन कॉलम है, कॉमन कॉलम कौन है दोनों टेबल में, ए कोड इज अ कॉमन कॉलम। तो जब हम नेचुरल ज्वाइन करते हैं तो जो कॉमन कॉलम होता है वो एक बार आता है, वेयर एज इक्यू ज्वाइन में कॉमन कॉलम 2 बार आएगा रिजल्टेंट टेबल में। ये डिफरेंस होता है नेचुरल ज्वाइन और इक्यू ज्वाइन में, ठीक है। तो दैट मींस ये क्या करेगा, ज्वाइनिंग कैसे होती है, ये यहां से
क्या करेगा, पहले ये इस फर्स्ट रिकॉर्ड को उठाएगा, तो ये कहेगा, ये मतलब जो रिजल्टेंट टेबल होगी ना, देखो उसमें कॉलम हेडिंग जो आएगी वो ये आएगी, ए कोड की आएगी, नेम की आएगी, टाइप की आएगी, और आपका सिटी की आएगी। ठीक है, ये इनकी हेडिंग आ जाएगी। इसके बाद अगर ये इक्यू ज्वाइन होता तो ए कोड 2 बार आता, ठीक है, बट ये नेचुरल ज्वाइन है तो ए कोड 1 बार आएगा रिजल्टेंट टेबल में। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, देखो कैसे करके हम वैल्यू शो करेंगे। तो इसने सबसे पहले A01 वाला कोड उठाया, तो यहां पे लिखेगा A01 अमृता, ठीक है, टाइप सेविंग, और उनकी सिटी। अब ये यहां पे चेक करेगा ब्रांच में कि ए कोड A01 कहां पे है। A01 कहां पे आ रहा है, दिल्ली पे आ रहा है ना। A01 कहां पे आ रहा है, दिल्ली पे आ रहा है, तो यहां पे क्या दे देगा, दिल्ली दे देगा। ठीक है, मैच करेगा ना A01। इसी तरीके से ये फिर से इसी रिकॉर्ड को, ये जो अमृता वाला रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड को इसके साथ भी चेक करेगा, बट इसके साथ मैच नहीं करेगा क्योंकि यहां पे A02 है, वो A01 था। ठीक है, तो इसका मतलब ये मुंबई वाला रिकॉर्ड नहीं उठाएगा। अमृता के साथ फिर ये थर्ड रिकॉर्ड को भी उठाएगा, A01 को भी रिट्रीव करेगा, ये मैच कर जाएगा क्योंकि अमृता का ए कोड भी क्या है, A01, और यहां पे भी A01 है, तो अमृता का रिकॉर्ड के साथ ये वाला नागपुर वाला भी देगा, अमृता, ठीक है, सेविंग, और सिटी क्या आ जाएगी, नागपुर आ जाएगी। समझ गए बात। इसी तरीके से ये A02 भी रिट्रीव करेगा, फिर A02 को भी इन तीनों के साथ लेगा फिर से, बट रिकॉर्ड वही रिट्रीव होगा जो जिसमें ए कोड मैच होगा। तो ए कोड किसका मैच हो रहा है, मुंबई का हो रहा है सिर्फ, तो ये बोलेगा A02 पार्थोदास, ठीक है, करंट, और सिटी आ जाएगी मुंबई। ठीक है, A03 नहीं आएगा क्योंकि यहां पे A03 का कोड मैच नहीं कर रहा है, तो यही सिर्फ 3 रिकॉर्ड आएंगे हमारे पास। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, तो ये हमारा नेचुरल ज्वाइन होता है ना। अब देखिए इसके आउटपुट बताने, अब हमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, राइट द आउटपुट ऑफ द क्वेरी 1 to 4 बेस्ड ऑन द टेबल टैग कोड्स गिवन बिलो। तो ये हमें टैग कोड्स एक टेबल दे दी है। ठीक है, इसमें देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, CID हमें C201 एनिमेशन एंड VFX फी दे दी है, स्टार्ट डेट दे दी है, और TID दे दी है। ठीक है, तो एक एक करके पहले क्वेरी पढ़ते हैं। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट TID फ्रॉम टैग कोड्स। तो देखिए कैसे आउटपुट आएगा, ये कॉलम बनेगा ये हमारा, ठीक है ना, यहां पे लिखा हुआ आएगा डिस्टिंक्ट TID, ठीक है, ऐसे कॉलम बना हुआ आ जाएगा। फ्रॉम टैग कोड्स, तो डिस्टिंक्ट TID बताएगा, ये TID का है, ये रहा। डिस्टिंक्ट में क्या क्या बता देगा, ये 101, ठीक है, 102, 10, अच्छा नल भी देगा ये इसमें नल वैल्यू भी देगा हमें। तो नल डिस्टिंक्ट मतलब होता है रिपीटिशन नहीं आती है। ठीक है, 102, 104 और 103, ये आ जाएगा डिस्टिंक्ट TID का आउटपुट। सिमिलरली सिलेक्ट TID काउंट एस्ट्रिक, देखो ये ग्रुप बाय आ गया। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, एक मिनट रुको, इसको मैं, एक मिनट। ठीक है, देखिए अब यहां पे हम क्या करेंगे, एक मिनट। तो देखो इसमें जैसे ये बोल रहा है, सेकंड वाले पार्ट को हम देख रहे हैं, सिलेक्ट, देखो कॉलम हमेशा आप जो भी सिलेक्ट के बाद जो एग्रीगेट फंक्शन या जो भी हमारे कॉलम नेम लिखे हुए हैं हम उनको लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 कॉलम बनेंगे, एक बनेगा TID का, एक बनेगा काउंट एस्ट्रिक का, और एक बनेगा मिन फी का। ठीक है, ये हमारे हेडिंग्स बनेंगी। अब इसमें क्या किया गया है, देखो जरा कोड को समझो। अब वो बोल रहा है फ्रॉम टैग कोड्स ग्रुप बाय TID के अकॉर्डिंगली ग्रुपिंग करनी है। ठीक है ना, ग्रुपिंग होगी हमारी TID के अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंगली ग्रुपिंग होगी। अब उसने साथ में बोल दिया कि हैविंग काउंट TID ग्रेटर देन 1, मतलब कि
सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड शो करेंगे हम जिनका काउंट 1 से ज्यादा है, टीआईडी का काउंट 1 से ज्यादा है। तो टीआईडी का काउंट 1 से ज्यादा किस में आ रहा है, मतलब टीआईडी की काउंटिंग 101 के लिए 2 होगी, क्योंकि देखो 101 ये है और एक 101 ये है, ठीक है। नल के लिए वो काउंटिंग करेगा नहीं, क्योंकि मैंने एस्ट्रिक नहीं लिखा है यहाँ पे हमने कॉलम नेम लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हम कॉलम नेम पास करते हैं तो वो नल को काउंट नहीं करता है, ठीक है। फिर वो 102 लेगा, उसकी काउंटिंग करेगा, 1 बताएगा, 104 की भी 1 बताएगा, 103 की भी 1 बताएगा, ठीक है। तो 101 की क्या आ गई हमारी, 2 आ गई, तो उसी के लिए डिटेल आएगी। अब देखो कैसे आएगी, टीआईडी प्रिंट होगी पहले 101, फिर काउंट एस्ट्रिक, कितनी काउंटिंग है 101 की, 2 काउंटिंग है। अब उस 101 के लिए मिनिमम फी कितनी है, यहाँ पे देखो, एक 101 की फी एक ये है और दूसरी फी ये है, तो मिनिमम कितनी है 12,000। तो दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर होगा, समझ गए। थर्ड देखो, सिलेक्ट सी नेम फ्रॉम टैग कोड्स वेयर फी फीस इज ग्रेटर देन 15,000, ऑर्डर बाय सी नेम। देखो क्या क्या चीजें आ रही हैं, सिर्फ सी नेम प्रिंट करना है, एक कॉलम बनेगा, ठीक है, एक कॉलम बनेगा हमारा, और उसमें हम प्रिंटिंग कर रहे हैं, कहाँ गया, सिलेक्ट सी नेम फ्रॉम टैग कोड्स वेयर फीस इज ग्रेटर देन 15,000, है ना, 15,000 से ज्यादा होनी चाहिए फीस, सी नेम प्रिंट करना है हमें, ओके। तो 15,000 से कहाँ कहाँ ज्यादा है, एक तो 18,000 हो गया और एक 16,000 हो गया, तो बस ये दोनों आएंगे, और ये दोनों कैसे आएंगे, ऑर्डर बाय सी नेम। अब देखो सी नेम में मैंने कुछ लिखा नहीं है, ए एस सी और डी ए एस सी लिखते हैं या डी ई एस सी लिखते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग होता है ना। तो ये इन दोनों नेम को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देगा, तो मतलब पहले डिजिटल का आएगा, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और दूसरा आएगा मोबाइल, क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है, ये हमारा इसका आउटपुट होगा, गॉट इट। फोर्थ में आएगा, फोर्थ है हमारी सिलेक्ट एवीजे, मतलब एवीजी का मतलब हो गया एवरेज निकालना है हमें फीस का, फ्रॉम टैग कोर्स वेयर फीस बिटवीन 15,000 टू 17,000, मतलब कि हमें उन्हीं फीस का एवरेज निकालना है जिसमें फीस क्या होनी चाहिए, किसके बिटवीन में होनी चाहिए, 15,000 टू 17,000 होनी चाहिए, मतलब कि इसमें आएगा बिटवीन में, इंक्लूडेड होती है 15,000 और ये लेगा 16,000, और बस ये दोनों लेगा, ठीक है, और इन दोनों का क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा इन दोनों का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये एवरेज इन दोनों का, 15,000 प्लस 16,000, और डिवाइडेड बाय क्या कर देगा ये, 2 कर देगा, क्योंकि 2 ही टेबल्स रिट्रीव हुई है ना, मतलब सॉरी 2 रिकॉर्ड ही रिट्रीव हुए हैं ना। सब एवरेज में क्या होता है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने रिट्रीव हुए हैं, 2 रिट्रीव हुए हैं ये दोनों, ठीक है। तो आउटपुट में लिखा हुआ आएगा एवीजी फीस, और ये यहाँ पे 1555 ओ सॉरी 00.00 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे टेक्स्ट बेस्ड फाइल प्रोग्रामिंग है, ये मैंने जो फाइल हैंडलिंग वाली प्रोग्रामिंग जो वीडियो डाली थी उसमें ये सब हमने डिस्कस कर रखे हैं, कि काउंट लाइन करना है हमें, चलिए देख लीजिए फटाफट से बता देता हूं मैं। राइट अ मेथड काउंट लाइंस इन पाइथन टू रीड लाइंस फ्रॉम टेक्स्ट फाइल एंड डिस्प्ले द लाइंस विच आर नॉट स्टार्टिंग विद वॉवल। अच्छा ओके, मतलब मुझे लाइंस पे काम करना है। मैंने आपको बताया था जब भी हमें लाइंस पे काम करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम रीड लाइंस यूज करते हैं फंक्शन, ठीक है। तो हम लिखेंगे डेफ फंक्शन नेम काउंट लाइंस, ठीक है। फिर यहां पे हम ओपन करेंगे फाइल को, तो फाइल ऑब्जेक्ट ओपन, फाइल का नाम टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी, ठीक है, रीडिंग मोड पे ओपन करेंगे। अब मैंने पूरे रिकॉर्ड को रीड कर लिया, तो रिकॉर्ड इज इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड लाइंस,
ठीक है, पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा ये 1 गो में, और ये लिस्ट की फॉर्म में आएगा। ये बातें याद रखें कि रीड लाइंस का जो आउटकम होता है वो लिस्ट होता है ना। बस लूप लगा दो फॉर आई इन रिकॉर्ड। अब ये एक एक करके लाइन रीड करेगा। अब मुझे चेक करना है, मुझे क्या करना था, काउंट करना है ना हमें, जो वॉवल से शुरू हो रही हैं। तो यहाँ पे आई में क्या आ जाएगा, आई में लाइन आ जाएगी, तो हम लिखेंगे इफ आई ऑफ जीरो, ठीक है, उस लाइन का फर्स्ट लेटर इन, अगर वो ए ई आई ओ यू है, या स्मॉल में भी लिख दो ए ई आई ओ यू, इनमें से अगर कुछ होता है तो काउंटिंग करनी थी, एक सी वेरिएबल ले लेंगे, सी जीरो, सी इक्वल टू सी प्लस वन, बस लूप से बाहर आके प्रिंट कर दो, प्रिंट सी, मैसेज के साथ लिख देंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ अभी। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम बनेगा। ठीक है, अब देखो ये वाला हमारा वॉवल काउंटिंग के लिए है, मतलब सॉरी ई और टी की काउंटिंग के, ये भी मैंने उस वीडियो में से आप एक बार रेफर कर लें, सेम इसी तरीके से होगा, है ना। अच्छा, ये हमारे एसक्यूएल का आ गया, ये देख लेते हैं हम एसक्यूएल का जरा क्वेश्चन। तो ये है राइट द आउटपुट। अब देखो यहाँ पे भी देखो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है ये भी हमारा। तो हमें आउटपुट देना है इसमें, क्या बोल रहा है ये, राइट द आउटपुट ऑफ द एसक्यूएल क्वेरी बेस्ड ऑन द रिलेशन टीचर एंड प्लेसमेंट। ये दो टेबल है, ठीक है, एक है टीचर एंड अनदर इज द प्लेसमेंट। ठीक है, हम्म, तो देखो इसमें क्या हमें कमांड्स दे रखी हैं। एक मिनट, इसको हम उधर ले चलते हैं। देखिए अब इसमें हमें ये हमें दो टेबल दे रखी हैं, ठीक है, और क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। अब देखो ग्रुपिंग हो रही है तो डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग होगी, और डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का एवरेज कैलकुलेट होगा। तो कॉलम हेडिंग कितनी आएगी, वही दो आएंगी हमारी, एक तो आ जाएगा डिपार्टमेंट, ठीक है, एक आ जाएगा हमारा एक मिनट, डिपार्टमेंट, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा हमारा, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एवीजी ऑफ सैलरी। ठीक है, अच्छा, तो देखिए अब ग्रुपिंग करेंगे हम, तो कंप्यूटर साइंस एक डिपार्टमेंट हो गया हमारा, कंप्यूटर साइंस, फिर एक आ गया हिस्ट्री, देन मैथ्स, ठीक है, मैथमेटिक्स मतलब हिस्ट्री ऑलरेडी मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस ये हो गए, ठीक है। अब ये कंप्यूटर की क्या होगी, ग्रुपिंग होगी, कंप्यूटर कितने, एक और का है, एक हो गया, दो, ये दो दे रखे हैं, ठीक है। अब इन दोनों की क्या करेंगे हम, सैलरी की एवरेजिंग, तो 12,000 प्लस 21,000, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 12,000 और 21,000, ये आ जाएगा हमारा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करके 0,0,0,3,3,3,0,0,0 ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको डिवाइड बाय कितनी वैल्यू से करेंगे हम, 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि दो ही रिकॉर्ड रिट्रीव हुए हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 16500.0, एवरेज पॉइंट देता है, ये बात ध्यान रखना फंक्शन। अब हिस्ट्री कितनी बार है, एक, दो, तीन है, तो इनकी तीनों की सैलरी का सम होगा, दैट इज 30, 40 एंड 20, तो 30, 20, 50, 90, 90,000 और डिवाइड बाय 3, तो दैट इज 30,000, ठीक है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स का भी आ जाएगा, तो मैथमेटिक्स भी कितने हैं, मैथ एक, दो और एक ये तीन, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें मैथ्स का भी आ जाएगा, तीनों ऐड, मैथ्स का कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, 30,000, 25,000 और 20,000, तो इनको ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा 25,000, ठीक है। इस तरीके से ये ग्रुप बाय काम करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रुप बाय ज्वाइंस 100% आएंगे ये, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, सेकंड पार्ट, सिलेक्ट मैक्स डेट ऑफ ज्वाइन, मिन डेट ऑफ ज्वाइन फ्रॉम टीचर।
तो बस ये तो मैक्सिमम डेट डेट आ जाएगी। तो 2021 ये वाली हमारी मैक्सिमम डेट हो गई, तो ये कॉलम की तरह ही आएगा, मैक्स डेट ऑफ ज्वाइन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, और मिन, ये दो कॉलम बन जाएंगे डेट ऑफ ज्वाइन। ठीक है, अब यहां पे आ जाएगा 2021-90-05, 21 और तो नहीं है ना, हाँ। और मिन कौन सा हो जाएगा अब हमारा, मिन में आ जाएगा 2017 ये हमारा आंसर है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, सिलेक्ट नेम सैलरी टी डॉट डिपार्टमेंट प्लेस फ्रॉम। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कॉलम बनेंगे हमारे, नेम बनेगा, सैलरी बनेगी, ठीक है, नेम हो गया, सैलरी हो गया, टी डॉट डिपार्टमेंट हो जाएगा, टी डॉट डिपार्टमेंट, और आपका आ जाएगा प्लेस। ये चार कॉलम बनेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है फ्रॉम टीचर टी, ये निकनेम बना दिया, एलियास क्रिएट कर दिया टीचर का, प्लेसमेंट का पी, वेयर। अब देखो ये दिस इज कॉल्ड इक्यू ज्वाइन। जब दो टेबल को रिलेट करते हैं ना, या तो नेचुरल ज्वाइन या इक्यू ज्वाइन, जब इक्वालिटी के थ्रू करते हैं तो उसको इक्यू ज्वाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्यू ज्वाइन। ठीक है, तो यहां पे अब एस्ट्रिक तो लगाया नहीं है क्योंकि मैं तो स्पेसिफिक कॉलम्स को प्रिंट कर रहा हूं, तो हम स्पेसिफिक कॉलम को ही हम दिखाएंगे। अब यहाँ पे टी आ गया, वेयर टी डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू पी डॉट डिपार्टमेंट, मतलब कि उन्हीं रिकॉर्ड्स को हम सिर्फ रेफर करेंगे जहां पे दोनों के डिपार्टमेंट की आईडीज क्या होंगी, सेम होगी। ठीक है, तो पी टी डॉट डिपार्टमेंट, अच्छा, पी डॉट डिपार्टमेंट, ओके, तो मतलब हिस्ट्री, मैथ्स और कंप्यूटर, इनको उठाएंगे। अब इनमें से भी उन रिकॉर्ड्स को इक्वालिटी के साथ साथ देखो उन्होंने एक और कंडीशन लगा दी, एंड सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 20,000, सैलरी क्या होनी चाहिए, 20,000 से ज्यादा होनी चाहिए। तो बस अब यहां से उठा दो 20,000 से ज्यादा वाली सैलरी वाले रिकॉर्ड। ठीक है, तो देखो जरा कैसे उठाएंगे, देखो कैसे, ध्यान से देना देखना। पहले सबसे पहले हमारा ये पहला रिकॉर्ड रिट्रीव होगा, 1 अरुणन, 34 कंप्यूटर साइंस, डेट ऑफ ज्वाइन इतना है, सैलरी 12,000 है, बट हमें 20,000 दी है सैलरी, तो ये नहीं उठाएंगे। तो इसका मतलब अब आप सिर्फ 20,000 से ज्यादा सैलरी वाले जो रिकॉर्ड है उनको टिक कर लें, एक ये हो गया, दो, तीन, ठीक है, और एक ये चार रिकॉर्ड्स आएंगे। अब किस तरीके से आएगा, देखो नेम क्या आ गया, रणदीप आएगा नेम, सैलरी रणदीप की 30,000, ठीक है, टी डॉट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट क्या आ जाएगा, मैथमेटिक्स, तो दैट इज मैथ्स लिख दे रहा हूं मैं, प्लेस, प्लेस कहां से रिट्रीव करेगा, प्लेसमेंट टेबल से रिट्रीव करेगा। तो वो चेक करेगा कि डिपार्टमेंट, उसने बोला है ना कि टी डॉट डिपार्टमेंट इक्वल्स टू पी डॉट डिपार्टमेंट, दोनों के डिपार्टमेंट सेम होनी चाहिए। तो मैंने मैथमेटिक्स वाला उठाया है डिपार्टमेंट, तो मैथमेटिक्स कहाँ है यहाँ पे, ये रहा मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के लिए सिटी कौन सी, प्लेस कौन सी है, जयपुर है। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड, समीरा का भी आएगा, समीरा, उसकी सैलरी आ जाएगी 40,000, देन हिस्ट्री, और उसका प्लेस, प्लेस हिस्ट्री के लिए कौन सी, अहमदाबाद, तो अहमदाबाद ये आ जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा श्याम, ठीक है, श्याम का आ गया, इसकी सैलरी आ जाएगी 30,000, और हिस्ट्री, और इसकी सिटी, हिस्ट्री की सिटी क्या है, सेम ही है, मतलब प्लेस जो है अहमदाबाद। ठीक है, फिर नेक्स्ट उठाएगा, रिट्रीव करेगा शिव, उसकी सैलरी 21,000, ठीक है, डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस, और सिटी है नागपुर। ठीक है, रमन का, अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रमन भी आएगा, 25,000 है रमन, रमन को वैसे ऑर्डर ये आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, वैसे हम रणदीप और समीरा के बाद लिखेंगे, वैसे रणदीप कोई नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे भी लिख सकते हैं, रणदीप हो गया, और और क्या रह गया, 25,000, फिर इसका डिपार्टमेंट क्या है, मैथमेटिक्स है, और इसका जयपुर आ जाएगा।
समझ गए बात? ये इसका आउटपुट आएगा। देखिए ये क्वेश्चन और देखिए एसक्यूएल से रिलेटेड। Navdeep creates a table result with a set of records to maintain the marks secured by students in SEM 1, SEM 2, SEM 3 and their division. After creation of the table, he has entered the data of 7 students in the table. ठीक है, अच्छा। अब आगे क्या कह रहा है वो? Based on the data given above, answer the following question. Identify the most appropriate column which can be considered as a primary key. तो भैया इस टेबल में कौन सी फील्ड प्राइमरी की बन सकती है? रोल नंबर इज द appropriate field that can behave as a primary key, क्योंकि हम जानते हैं वो एक ऐसी फील्ड होनी चाहिए जिसमें वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, है ना, उसको हम प्राइमरी की बनाएंगे। तो आंसर लिख देंगे हम रोल नंबर। सेकंड पार्ट कह रहा है if two columns are added and two rows are deleted from the table। ठीक है, वो कह रहा है टू कॉलम्स आर एडेड, मतलब कि इस टेबल में दो कॉलम और बना दिए। ठीक है, दो कॉलम और बना दिए और दो रोज को एंड टू रोज आर डिलीटेड फ्रॉम द टेबल। तो दो रोज को हमने डिलीट कर दिया, ये और ये डिलीट कर दिया। व्हाट विल बी द न्यू डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ द अबव टेबल? तो इसकी डिग्री क्या होगी? तो देखिए डिग्री क्या था, डिग्री होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 100% आएगा ये डिग्री। तो कॉलम्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिग्री हो गई। ठीक है, और कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी? कार्डिनैलिटी इज नंबर ऑफ रोज। तो हेडिंग को मत काउंट करना, 1 2 रिकॉर्ड्स को काउंट करेंगे, 3 4 5, क्योंकि दो हम डिलीट कर चुके हैं। तो कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा। फिर बोल रहा है थर्ड बोल रहा है राइट द स्टेटमेंट टू इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड इन द टेबल। अब ये आप भाई आपको एक इंसर्ट क्वेरी चलानी है, तो कैसे लिखेंगे? इंसर्ट इनटू, ठीक है, देखो क्या क्या इंसर्ट कर, रोल नंबर, नेम, सेम 1, सेम 2, सेम 3 और डिवीजन, वही जितने कॉलम्स हैं उन्हीं में हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, सॉरी टेबल का नाम क्या था? स्टूडेंट ही है ना, रिजल्ट है टेबल का नाम, टेबल का नाम है रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट वैल्यूज। अच्छा, जब हम सारे कॉलम के लिए वैल्यूज देते हैं ना, तो कॉलम नेम रिजल्ट के बाद स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर हम दो तीन कॉलम में ही वैल्यू डालेंगे तो रिजल्ट के बाद आपको ब्रैकेट लगा के उन कॉलम्स के नाम लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी तो हमें सभी में डालनी है वैल्यूज, तो सीधा रिजल्ट वैल्यूज और वैल्यू लिख देंगे। अब ये रोल नंबर 108 ऐसे नहीं लिखना, सिर्फ वैल्यू आपको लिखनी है। 108 कॉमा आदित्य, कोट्स में लिखेंगे, ये स्ट्रिंग टाइप है। 470 कॉमा 444 कॉमा 475 कॉमा, और ये फर्स्ट डिवीजन स्ट्रिंग टाइप है, कैर टाइप है, बस ब्रैकेट क्लोज और टर्मिनेट, ये हमारा इसका आंसर होगा। फिर बोल रहा है इंक्रीज द सेम टू मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट बाय 3% हुज नेम बिगिंस विद एन। ठीक है, क्या कह रहा है भाई? जिसका नाम एन से बिगिन करता है उनके मार्क्स 3% से इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे अपडेट रिजल्ट। ठीक है, सेट कौन से सेम के मार्क्स? सेम 2 इज इक्वल टू सेम 2 प्लस सेम 2 इंटू 0.03, 3% कर रहे हैं ना, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया। वेयर कंडीशन लगानी है, वेयर क्या बोल रहा था? नेम, कॉलम नेम क्या है? एस नेम है। तो वेयर एस नेम लाइक कमांड लगाएंगे, वेयर एस नेम लाइक एन से शुरुआत होनी चाहिए, तो n%, ये लिखेंगे हम। ठीक है, तो n% का मतलब हो जाएगा कि स्टार्टिंग n से होनी चाहिए, परसेंटेज मतलब उसके बाद कोई भी कॉम्बिनेशन हो, कोई भी कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो और कोई भी कैरेक्टर्स हो नेम में।
तो ये हमारी स्टेटमेंट होगी बी के लिए। अच्छा, थर्ड है राइट द स्टेटमेंट, ये और है थर्ड पार्ट के लिए, या तो ये वाला थर्ड करेंगे आप या ये वाला थर्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा, कोशिश करें एग्जाम में, पेपर में, कि क्वेश्चन के सीरियल ऑर्डर को एक साथ करते हुए चलें, ठीक है ना, आगे पीछे ना करें, ये कोशिश रखें आप लोग। जैसे आपने मार्किंग वगैरह, क्वेश्चनिंग, नंबरिंग वगैरह, सब पार्ट्स वगैरह बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करें, ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्ट है राइट द स्टेटमेंट टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग फोर्थ डिवीजन। तो ये डिलीट कमांड चलाएंगे ए के लिए, डिलीट फ्रॉम रिजल्ट, ठीक है, डिलीट फ्रॉम रिजल्ट वेयर डिवीजन इज इक्वल्स टू 4, बस इसमें आ जाएगा, है ना। अच्छा, बी वाला कह रहा है एड अ कॉलम रिमार्क, ठीक है, क्या बोल रहा है, add a column remarks in the table with data types as varchar with 50 characters। ओके, तो मतलब मेरे को अब टेबल में एक और कॉलम ऐड करना है, तो कॉलम कैसे ऐड करते हैं हम लिखेंगे बी, बी का होगा ऑल्टर कमांड चलाएंगे हम, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, रिजल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे हम ऐड ब्रैकेट कॉलम नेम, कॉलम नेम क्या है हमारा, रिमार्क, ठीक है, रिमार्क्स वैरकैर 50, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज और टर्मिनेट, दैट्स इट, ठीक है। इस तरीके से करेंगे हम इसको। देखिए फटाफट ये क्वेश्चन और देख लीजिए। इसमें दे रखा है हमें, अमन इज अ पाइथन प्रोग्रामर, ही हैज रिटन अ कोड एंड क्रिएटेड a binary file record.dat with employed id, e-name and salary. The file contains 10 records. He now has to update a record based on the, अब देखो ये बहुत ध्यान से पढ़नी है ये स्टेटमेंट। अब वो क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है रिकॉर्ड को, ठीक है, बेस्ड ऑन द एम्प्लॉय आईडी एंटर्ड बाय द यूजर। तो जो भी एम्प्लॉय आईडी होगी उस एम्प्लॉय आईडी को हमें क्या करना है, अपडेट करना है, ठीक है। And update the salary. The updated record is then to be written in the temp.dat file. The record which are not to be updated also have to be written to the file temp.dat. If the employee ID is not found, an appropriate message should be displayed. Okay. As a Python expert, help him to complete the following code based on the requirement given below. तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल ये जो ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। अब पहला क्या बोल रहा है, देखो स्टेटमेंट, विच मॉड्यूल शुड बी इंपोर्टेड इन द प्रोग्राम स्टेटमेंट 1। तो भाई जब भी हम बाइनरी पे काम करते हैं तो कौन सा मॉड्यूल यूज करते हैं, विल यूज दी पिकल मॉड्यूल, ठीक है, हम पिकल मॉड्यूल को यूज करते हैं। स्टेटमेंट 2 में क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राइट द करेक्ट स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू ओपन अ टेम्पररी फाइल नेम्ड temp.dat। तो temp.dat फाइल को मेरे को ओपन करना है और राइटिंग मोड में, क्योंकि राइट करना है। भाई ये बात कैसे पता लगी मुझे, राइट करना है, रीड, ये बोल रहा है, ये देखो यहाँ पे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इन जो ये केस स्टडी दे रखी है इसको जरा ध्यान से पढ़ें, उससे आपको पता लगेगा कि रीडिंग करनी है, राइटिंग करना है, अपडेशन करना है, क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मतलब आप इस तरह से लिखेंगे, पूरी स्टेटमेंट को लिखेंगे आंसर शीट में, एफ आउट इज इक्वल टू ओपन, फाइल का नेम था temp.dat, कॉमा राइटिंग मोड डब्ल्यू, सॉरी डब्ल्यू बी, बाइनरी है ना, तो डब्ल्यू बी ऐसे लिखेंगे आप। अच्छा फिर है हमारी स्टेटमेंट 3, क्या बोल रहा है, राइट विच स्टेटमेंट शुड अमन फिल इन स्टेटमेंट 3 टू रीड द डेटा फ्रॉम द बाइनरी फाइल record.dat। अच्छा, अब हमें रिकॉर्ड को क्या करना है, रीड करना है। तो रीडिंग के लिए हम कौन से फंक्शन यूज करते हैं, लोड फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है ना। ये मैंने प्रीवियस जो बाइनरी की वीडियो बनाई थी उसमें सारी इंफॉर्मेशन हमने बता रखी है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, विल राइट पिकल डॉट लोड, ठीक है, पिकल डॉट लोड, और लोड में हम क्या करेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। तो कौन सा फाइल ऑब्जेक्ट पास करेंगे हम, जहां से मेरे को रीडिंग करनी है, रीडिंग कहां से करनी है, record.dat से। इस record.dat का फाइल ऑब्जेक्ट कौन है, फिन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिन पास कर देंगे,
समझ गए बात? ये हमारी स्टेटमेंट 3 हो गई। अब एंड इन स्टेटमेंट 4 टू राइट द अपडेटेड डेटा इन द फाइल डॉट टेम्प डॉट dat। अब मेरे को क्या करना है, राइट करना है टेम्परेरी फाइल में, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, पिकल डॉट डंप। अब रिकॉर्ड राइट क्या करना है, राइट मेरे को करना है, इसको रिकॉर्ड को मैंने अपडेट कर दिया ना, यहाँ पे ये जो लिस्ट मेरी बनी है, तो रैक किस फाइल में करना है, एफ आउट फाइल में राइट करना है, क्योंकि उसका एफ आउट है ऑब्जेक्ट नेम जो है ये। ठीक है, समझ गए बात? तो इस तरीके से ये हो सकता है, आ सकती हैं चीजें। डंप क्या करता है, डंप में हम पहले यहाँ पे डेटा पास करते हैं और फिर ये हमारा फाइल ऑब्जेक्ट होता है। तो पिकल डॉट डंप फाइल ऑब्जेक्ट, सॉरी डेटा वेरिएबल एंड देन फाइल ऑब्जेक्ट, ये दो आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चंस और देख लीजिए, आउटपुट बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, इसमें देखिए p इक्वल्स टू 5 हमारा ग्लोबल वेरिएबल बन गया, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर इसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। हम सीधा यहाँ पे आएंगे, a हमारा 10 हो गया, p हमारा 5 हो गया, ठीक है, b हमारा, फिर b वाली ये स्टेटमेंट b 5, फिर ये सम को हमने कॉल किया फंक्शन को, तो यहां से हम कहा जाएंगे, अब हम फंक्शन के पास जाएंगे। तो हमने दोनों वैल्यू पास करी है, तो q में और r में a और b की वैल्यू असाइन हो जाएगी, तो q बन जाएगा 10 और r बन जाएगा 5। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ग्लोबल p कर दिया, तो दैट मीन्स अब इसके बाद जहां पे भी p यूज होगा तो वो कौन सा वाला यूज होगा, ग्लोबल p यूज होगा। ठीक है, तो r कितना है 5, 5 प्लस 10 की 10 रेज टू द पावर 2, डबल एस्ट्रिक मतलब क्या होता है, पावर। ठीक है, तो ये 100 हो गया, 100 प्लस 5 105, तो p यहां पे हमारा अपडेट हो गया 105। ठीक है, प्रिंट करेंगे p को, तो दैट इज 105 प्रिंट होगा और हैश लग जाएगा, और कर्सर नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा क्योंकि हमने एंड को ओवरराइट कर दिया है। ठीक है, वापस मैं यहां से कंप्लीट करके प्रिंट करके वापस इसी जगह पे आएंगे, हम सेकेंड लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट है, दिस कॉल्ड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो r को हम 5 दे रहे हैं वैल्यू, तो मतलब अब r हमारा 5 होगा और q हमारा इस बार 1 जाएगा। ठीक है, फिर से ग्लोबल p को ही हम रेफर कर रहे हैं, r है हमारा 5 प्लस q इज 1, 1 रेज टू द पावर 2 इज 1, तो 1 प्लस 5 इज 6 हो जाएगा, तो p में कितना आ गया 6, और हम प्रिंट करेंगे 6 और हैश, दैट्स इट, दिस इज द आउटपुट। अब ये 2 मार्क्स का है, ठीक है ना, 1 मार्क्स इसका होगा, 1 मार्क्स इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये मैंने आज जो वीडियो दी थी कनेक्टिविटी की, उसका ये वही क्वेश्चंस हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें देखिए कैसे करेंगे। अब हम, ये हमारा एक स्ट्रिंग वेरिएबल बन गया है, वेलकम टू CS। ठीक है, लेन निकाल ली हमने इसमें, तो इसमें इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी इंडेक्सिंग हो गई। ठीक है, अच्छा n में कितना आ जाएगा, n वेरिएबल में आ जाएगा 10 नंबर ऑफ लेटर्स। फिर एक मैंने स्ट्रिंग बनाई, एम्प्टी स्ट्रिंग m, ये लूप चलेगा, रेंज 0 to 9, तो 0 to 10 क्या मतलब हो गया, लिस्ट जनरेट करेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ जाएगा। आई में सबसे पहले क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो एक एक करके हम कैरेक्टर चेक कर रहे हैं बेसिकली, तो हमने लिखा है s ऑफ 0, तो s ऑफ 0 क्या आएगा हमारा, w आएगा। ठीक है ना, w है ना 0 पे, एक एक करके कैरेक्टर रीड कर रहे हैं बेसिकली हम s स्ट्रिंग में से। तो w इज ग्रेटर देन a, यस ट्रू, एंड w इज लेस देन m, नो फॉल्स हो गई कंडीशन। ठीक है, तो एलिफ में आएंगे, w इज ग्रेटर देन n, यस, w इज लेस देन z, यस, ये कंडीशन। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो ये सेकंड वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। इसमें आ जाएगा, क्या बोलेगा ये, s ऑफ i, तो ट्रू हो गया। अच्छा, अब ये क्या बोल रहे हैं, देखो m इज इक्वल टू m प्लस, m क्या है अभी, एम्प्टी है, प्लस s ऑफ i माइनस 1, i कितना है 0 है, तो ये क्या बोलेगा, s ऑफ माइनस 1। अब माइनस 1 कहां होता है आपको पता है ना, लास्ट इंडेक्सिंग हमारी रिवर्स में भी होती है माइनस 1, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये क्या देगा, ये हमें s दे देगा, वेलकम टू CS में से s दे देगा लास्ट वाला।
ठीक है, तो ये m के साथ s कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, तो मतलब कि m में क्या आ गया, m में हमारे पास s आ गया। ठीक है, अब ये लूप, अब ये कंडीशन ट्रू हो गई थी, तो अब कहां पे आएंगे, अब हम फिर से लूप को, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से वापस लूप के हेडर पे आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी ये इफ एलिफ एलिफ और एल्स इनमें से कोई भी एक बार एक चीज चलेगी, और उसके बाद चलने के बाद वापस हम लूप हेडर पे आ जाएंगे। आई सेकंड वैल्यू लेगा, 1 हो गया, फिर से चेकिंग होगी। एस ऑफ वन पे कौन है, ई है, ई इज ग्रेटर देन ए, ट्रू, एंड ई इज लेस देन एम, ट्रू। तो उसने क्या कहा है, m प्लस एस ऑफ आई, एस ऑफ आई में कौन था, ई था, ई को क्या कर दो, अपर कर दो, और m के साथ प्लस कर दो। प्लस का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में, टपल में, लिस्ट में प्लस का मतलब होता है कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, तो ये s कैपिटल ई हो जाएगा, m में असाइन हो गया वापस। फिर से लूप चलेगा। ठीक है, अब ये क्या आएगा, 2 आएगा आई में, फिर ये s ऑफ 2, तो s ऑफ 2 में क्या आएगा, l आएगा, l इज ग्रेटर देन a, यस, l इज लेस देन m, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा, और ये l को भी क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा, और वापस m के साथ कॉन्कैटिनेट, तो ये l कैपिटल आ गया। ठीक है, फिर से लूप चलेगा 3 पे, 3 पे क्या आएगा, c आएगा, c इज ग्रेटर देन a, ट्रू, और c लेस देन a भी, m भी है, तो कैपिटल c आ कॉन्कैटिनेट हो गया। फिर 4 आएगा i, अब 4 पे क्या आएगा, o आएगा, o इज ग्रेटर देन a, ट्रू, ठीक है, o इज लेस देन m, फॉल्स। ठीक है, फिर हम n पे आएंगे, अब n पे क्या कह रहा है ये, o इज ग्रेटर देन n, m n o, तो o n से बड़ा है और z से छोटा है, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब जब ये ट्रू होगी तो क्या बोलेगा, s ऑफ i, i कितना था 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कौन है इसका, 3, तो ये इस c को कॉन्कैटिनेट कर देगा, तो इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, स्मॉल c आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 5 आएगा i, फिर 5 पे क्या है, m है, m इज ग्रेटर देन a, ट्रू, और m इज लेस देन इक्वल टू m, ट्रू, तो ये m को कैपिटल कर देगा। फिर से लूप चलेगा 6 पे, 6 पे e आएगा, e के लिए फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो कैपिटल e हो जाएगा यहां पे। ठीक है, फिर से 7 पे लूप चलेगा, 7 पे ये क्या लेगा, 2 लेगा, तो 2 के लिए देखो पहली कंडीशन ट्रू, फॉल्स, दूसरी भी फॉल्स होगी, और इज अपर वाली भी फॉल्स होगी, तो हम एल्स में आएंगे, क्योंकि वो डिजिट है ना, तो डिजिट के केस में हमने m प्लस एंड को कॉन्कैटिनेट कर दो m के साथ, तो यहां पे एंड लग जाएगा। ठीक है, फिर से लूप चलेगा 8, अब 8 पे क्या है, स्मॉल c, तो स्मॉल c के साथ कौन सी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, पहली वाली हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वो क्या कर रहा है, पहला वाला कैपिटलाइज कर रहा है, तो कैपिटल सी आ जाएगा। फिर 9 पे चलेगा, स्मॉल एस, अब स्मॉल एस कहां पे ट्रू होगा हमारा, एलिफ, ठीक है, हमारा ये यहां पे ट्रू होगा, ए इसमें, इस वाले में, पहले वाले में फॉल्स हो जाएगा, एस हमारा इसमें ट्रू करेगा, तो ये क्या बोल रहा है, आई कितना था, एम को कॉन्कैटिनेट कर दो एस ऑफ आई माइनस 1 के साथ, आई में क्या था 9, 9 माइनस 1 8, तो 8 इंडेक्स में एस में कौन है, सी है, स्मॉल सी, तो ये स्मॉल सी आ गया। बस अब इसके बाद लूप चलेगा नहीं, प्रिंट एम कर देंगे, तो आउटपुट क्या आ गया, आउटपुट में आप लिखेंगे स्मॉल एस, कैपिटल ई, कैपिटल एल, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल एम, कैपिटल ई, एंड कैपिटल सी, स्मॉल सी, दिस इज द आउटपुट। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है ना, इन क्वेश्चंस को इतना ही करते हैं, चलिए, थैंक यू।